नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM दिल्ली। दिल्ली दरबार को मतलब नहीं है आपके दुख दर्द से, आपकी परेशानियों से। गजब खेल चल रहा है इस देश में। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने चर्चा की है भारत के ईरान के रिश्तों को लेकर, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, और क्या होगा इस दुनिया की राजनीति को, इसको लेकर रोचक चर्चा है। लेके चलता हूं सीधा केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आज लग रहा है कि पूरे रंग में है, आप मुंबई के टी शर्ट में हैं, क्योंकि मुंबई बारिश में हो रही है आप ना। हो और टी शर्ट में ना हो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त ब्यूरोक्रेट मैंने देखे जिनका एक आध का ट्रांसफर मुंबई हो गया और बाद में हम उनसे मिलने मिलने गए तो वो जीन्स और टी शर्ट में दिखाई दिए वहां, जो हमने कभी उनको जीवन में नहीं देखा था। तो मुंबई में जाके आदमी का पहनावा भी चेंज हो जाता है। तो आपका भी जिस तरह टी शर्ट में मामला आ गया है तो जबरदस्त लग रहा है संजय जी। चश्मा तो स्टाइल वाला खैर वाह पहले से ही है आपका। चलिए, वाह, आपको आप बहुत ना, बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत ज्यादा खिंचाई कर देते मेरी आते ही। नहीं, मुंबई शुक्र की है। देखिए, ऐसा है कि मुंबई की जिंदगी अगर आपको राज आ गई तो फिर आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद और नहीं आपके पूर्वांचल के जितने लोग गए सबने क्रांति की है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो नहीं नहीं, और चाहे दूसरे लोग हो। यूपी के लोग बहुत मिलते हैं, और यूपी तो छूटता नहीं है ना मुझसे। बस मैंने जी सोचा जी जी आधा दिन, आधा महीना, आधा महाराष्ट्र में और आधा उत्तर प्रदेश में। बात जी जी। शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। सबसे बड़ी खबर अमेरिका और ईरान के युद्ध की है। ट्रम्प की बेवकूफ़ी ही कहूँगा मैं। एक आदमी पैसे के कारण, एक आदमी लालच के कारण इतना अंधा हो जा रहा है। बार बार हमला, बार बार ईरान को तहस नहस करने की धमकी। और ईरान भी पता नहीं कौन सी ताकत अपने अंदर रखता है कि वो डरने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, भारत की धड़कनें बढ़ रही हैं। मलिक साहब, जिस हिसाब से महंगाई नजर आ रही है बढ़ती हुई, उससे डरा दिया है। अपने विश्व गुरु जी को मतलब नहीं है, वो आराम से घूम रहे हैं। आजकल प्रधानमंत्री विदेश मंत्री के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में कह रहे हैं इतना कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आया, मैं 30 ही बार आया, मेरी हैट्रिक हो गई। ऑस्ट्रेलिया के मेरे मित्र कह रहे हैं कि क्या कोई प्रधानमंत्री इतना ठलुआ हुआ है आज तक जो ऐसे ही घूमता रहे, वो भी जब देश के हालात बड़े खराब हों। लेकिन क्या ये युद्ध बढ़ता है तो भारत इससे निपटने को सक्षम है? क्या हम महंगाई रोक पाने में सक्षम हैं? हमारे यहाँ कोई प्लानिंग है? आप इतने सालों से पार्लियामेंट कवर करते रहे हैं, देश को जानते हैं। क्या कोई प्लानिंग है कि हम बढ़ते हुए तेल की कीमतें, ईंधन, गैस सिलेंडर, बढ़ती हुई महंगाई, अगर ये युद्ध बढ़ा, हम रोकेंगे क्या? प्लानिंग क्या है हम लोगों के पास में? बताइए मलिक साहब कुछ। देखिए संजय जी, हमारी और आपकी चर्चा पहले भी, जो अभी ये युद्ध चल रहा है ईरान का और अमेरिका का, और इसमें इजराइल भी है, और बिना इजराइल के तो चल ही नहीं सकता। जो हमले हुए हैं पिछली रात को और आज भी हुए हैं, तो उसमें इजराइल साथ में अमेरिका के खड़ा हुआ है और सब एक साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ईरान जिस प्रकार से सीना ताने खड़ा हुआ है, मैंने पहले भी आपको कहा है कई बार कि ये अपनी इज्जत बचाने के लिए, आबरू बचाने के लिए, हालांकि है नहीं है इनकी इज्जत कोई, ये तो जो जोकर होते हैं वो है, चाहे आपके अमेरिका वाले हों चाहे दूसरे हों। लेकिन ईरान होने को कुछ नहीं है। ईरान को ये पता है कि हमें तो लड़ना होगा, मरना होगा, तो उसकी तो आन बान शान का सवाल है। क्या संजय जी आप मुझे बता सकते हैं कि किसी देश के प्रमुख के जनाजे में इतने लोग आए होंगे? करोड़ों की बात लोग कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा वो भीड़ को। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने देशों के लोग और इतने देश के लोग किसी जनाजे में आए होंगे? तो ये क्या जताता है? अगर लोग इतने ही जो है नाराज हों ईरान से, और इतने ही लोग खफा हों ईरान से और ईरान के साथ आना ना चाहते हों, तो ये फिर इतने लोग कहां से आ गए? और अगर ईरान इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है तो कम से कम देश के लोग उनके साथ हैं, यही तो दिखाती है ये भीड़। अगर इस निर्णय में ईरान के लोग या लोग साथ नहीं होते तो इतनी भीड़ नहीं आती। ये तो कॉमन सेंस की बात है। दूसरी बात ये देखिए संजय जी कि ईरान ने ये कह दिया है कि हमें तो लड़ना है, मरना है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। और अमेरिका के जो जोकर हैं उनकी बेशर्मी है, उनके पास जो है कुछ दूसरा काम है नहीं। कभी वो सीज फायर कर देते हैं, कभी वो कहते हैं सीज फायर खत्म हो गया।
कभी वो भारत को बताने लगते हैं कि ये तो जो है नरक का द्वार है, कभी वो बताने लगते हैं कि आज रात को हम ईरान को मिटा। ये देखिए, ऐसा है जैसे यहाँ हमारे हिंदुस्तान में भाजपा वाले कहते हैं ना, जुमलेबाजी, जुमलेबाजी करते रहो और होना कुछ है नहीं। झूठ बोलने में ना शर्म, इनको वहीं से तो सीखा इन्होंने। भाई इन्होंने आजकल, अमेरिका ही तो है इनका विश्व गुरु, अब ये भले ही विश्व गुरु बताते रहे, लेकिन आप ये बताइए कि इनका विश्व गुरु कौन है, ये कहां से क्लास ले रहे हैं। आपके मंत्री कहते हैं संसद में खड़े होके कि हमारा कोई नुकसान से ऑपरेशन सिंदूर में नहीं हुआ, और यहाँ सेना के लोग कह रहे हैं कि हमारे जो है अच्छे का बहुत बेहतर जो है सेना के लोग चले गए। तो ये इसको ये नुकसान, या तो ये इसको नुकसान नहीं मान रहे हैं, और या इनको झूठ बोलने में शर्म नहीं आ रही है। और झूठ उस पे नहीं बोल रहे आप कि किसी रैली में झूठ बोल रहे हो, किसी चैनल पे झूठ बोल रहे हो, आप संसद में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं जहां एक एक शब्द रिकॉर्ड होता है। कितनी हैरानी की बात है। तो ये जो जुमलेबाजी यहां हो रही है, ये उन्हीं से तो सीख के आए हैं, तो उनकी जो जुमलेबाजी चल रही है, होना कुछ है नहीं। अब ये सबको समझ में आ गया है। अब आपने दूसरा सवाल पूछा है कि इससे भारत पे क्या फर्क पड़ेगा, भारत में महंगाई होगी। भारत में महंगाई अभी कोई कम है? आपने तेल के दाम बढ़ाए हैं। जब लगभग $120 पर बैरल कच्चा तेल चला गया था, तब हमने रेट बढ़ाए थे। पिछले दिनों 68 तक पहुंच गया था, $68 पर बैरल आ गया था, तो हमने तो घटाए नहीं। और हमारे यहां तो क्रांति चल रही है। आप तो हैरान होंगे देख के कि हमारे यहां जो E20 है उसके रेट 105 के लगभग है। जो दूसरे वाला है हमारे यहाँ स्पीड वाला लेते हैं जिसमें थोड़ी कम मिलावट है, वो 104 105 के लगभग है। जो असली क्रांतिकारी वाला स्पीड वाला पेट्रोल है वो 170 है। वो पता ही नहीं है लोगों को। आज की डेट में अगर मुझे अपनी गाड़ी ठीक रखनी है, एवरेज ठीक लेना है, तो मुझे 170 रुपए पर लीटर का तेल डलवाना पड़ रहा है गाड़ी में। अगर मैं वो 103 रुपए वाला, 104 रुपए वाला पेट्रोल डलवाता हूं गाड़ी में, तो फिर 20,000 रुपए मुझे उधर देने पड़ते हैं। मैंने परसों सर्विस कराई है संजय जी गाड़ी की, पूरे 20,000 रुपए का बिल भेजा है उसने, रिक्वेस्ट करके 19,500 दे के हाथ जोड़े हैं मैंने उसको, मैकेनिक को। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप अगर पेट्रोल में नहीं देंगे तो मिस्त्री को देंगे, तो इससे अच्छा यही है 170 खरीद लो। तो भारत में अगर महंगाई बढ़ेगी, वो तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है। भारत एक टाइटैनिक की तरह है, वो इतनी जल्दी उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भारत हाथी की तरह चलता है कि किसी ने भाला मार दिया, कील मार दी, वो सहन कर लेगा उसको, क्योंकि बड़ा देश है और यहाँ के लोगों का दिल भी बड़ा है। इसीलिए आप देखिए कि बेशर्मी नेताओं की है, चाहे आपका मंदिर हो, चाहे सरकार का कोई हो। आप देखिए जरा सी बारिश हुई नहीं है और 12 हजार करोड़ के जो हाईवे बने थे वो धड़ाधड़ धस रहे हैं, धड़ाधड़ धस रहे हैं। और इनकी बेशर्मी देखिए कि हमने ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी की सड़कें बनाई हैं, अमेरिका में भी ऐसी सड़कें नहीं है। आइए देखिए, कर लो, इनको दिखा लो सड़क। तो इनके पास कहने को बहुत कुछ है, करने को इनके पास कुछ नहीं है। जिस प्रकार से लूट मची हुई है, चाहे वो अयोध्या मंदिर हो, आपने पिछले दिनों सुना होगा केंद्र के एक मंत्री के यहां से 4 अधिकारियों को हटा दिया, जिसमें नौकरशाह हैं 3 और एक है प्राइवेट जो राजनीतिक व्यक्ति होता है मंत्री का। चारों को एक साथ हटा दिया और मंत्री जी को पता नहीं है। मंत्री जी कश्मीर में घूम रहे हैं, फिर वो आते हैं रात को, अरे ये क्या हो गया, यहाँ ये हो रहा है। यहां मंत्रालय का सेक्रेटरी जो है वो पीएमओ को रिपोर्ट कर रहा है, मंत्री जी को पता ही नहीं है। हमारे करीबी दोस्त मंत्री हैं, उनका पिछले दिनों जो है उनका अधिकारी हटा दिया और नया अधिकारी ज्वाइन कर लिया, और हफ्ते 10 दिन तक मिलने ही नहीं आया मंत्री जी से। मंत्री जी कह रहे हैं भैया नमस्ते, अब मैं काम तो मेरे साथ ही करना, मेरे साथ एक चाय तो पी लो कम से कम। बोला मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे पीएमओ में फाइल भेजनी है, मैं 1-2 दिन में देखता हूं। ये हाल है भाई साहब। तो आप सोच कर चलिए कि ये काम कैसे हमारे देश में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी विदेश मंत्री का भी काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है सारी पॉलिसी का भी काम कर रहे हैं, सब कुछ तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, विदेश के दौरे भी चल रहे हैं। और आजकल दबी जबान में तो खबरें यहाँ ये चल रही है कि अमित शाह जी ने इनको फ्री कर दिया है कि जल्दी जल्दी रिकॉर्ड बना लीजिए अवार्ड लेने का और विदेश जाने का, क्योंकि हो सकता है कि थोड़े दिन बाद ये मौका ना मिले, क्योंकि स्थिति इस तरह की बन रही है। और आप देखिए भी प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को लौटेंगे, 20 तारीख से मानसून सेशन शुरू हो रहा है संसद का,
और विपक्ष खिंचाई करेगा। तो इन परिस्थितियों में क्या एक माहौल देश में बनेगा, तो आप देखिएगा। राम मंदिर का तो आपको पता ही है, जिस प्रकार से राम मंदिर में हुआ है। चंपत राय जी ने कह दिया है साहब कि जैसे ही एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तब मैं बताऊंगा कि कब क्या करना है, मैं उससे पहले मैं नहीं बोलूंगा। उनकी भी चिट्ठी आपने देखा होगा चंपत राय जी की। चंपत राय जी ने पूरा मोर्चा ले लिया, वो हटने को तैयार नहीं है। अनिल मिश्रा ने कह दिया हम भी नहीं हटेंगे अगर वो नहीं हट रहे हैं तो। और गिरी महाराज जो है पुणे से, वो भी पहुंच गए अयोध्या, वो कह रहे हैं जब ये नहीं हट रहे तो मैं इस्तीफा क्यों दूं। हाँ, तो ये चल रहा है मामला। मलिक साहब, कांग्रेस के बड़े फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह। और सुरेंद्र प्रताप सिंह जी वो हैं कि जब एक बार बीजेपी ने मना कर दिया था कि हम अपना पैनलिस्ट तब भेजेंगे जब सुरेंद्र प्रताप सिंह नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी का मानती है, मतलब कांग्रेस वो उसने भेजा नहीं, और कांग्रेस से भी कहा हम हटाएंगे नहीं। सुरेंद्र जी ने आज, सुरेंद्र सिंह राजपूत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली में, उसमें लिखा है कि राजस्थान के व्यापारी दिलीप सिंह राठौर के पास पत्थर की खदान के ठेके हैं। राठौर का कहना था कि मैं राम मंदिर के लिए मुफ्त में पत्थर देने को तैयार था, लेकिन राम मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों ने पत्थर लेने से मना कर दिया और फिर 500 रुपए स्क्वायर फीट के दाम पर पत्थर खरीदे गए। एलएनटी ने कहा था हम 1 रुपए में मंदिर निर्माण कर देंगे, फिर निर्माण में 2100 करोड़ रुपए कैसे लग गए। आज ट्रस्ट दान के आभूषण दिखा रहा है, लेकिन सवाल है बाकी छोटे छोटे आभूषण कहाँ हैं। सिंधी समाज की तरफ से दी गई 200 किलो की चांदी की ईंटें कहाँ हैं। निर्मोही अखाड़े ने मंदिर आंदोलन के समय कहा था कि बीएचपी के लोग 1500 करोड़ रुपए का चंदा खा गए, वो कहाँ है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस ने सबसे बड़ा पाप यह किया कि ट्रस्ट को राजनीतिक अड्डा बना दिया और उसमें धर्माचार्य को नहीं रखा। शायद ट्रस्ट में धर्माचार्यों को इसलिए रखा गया क्योंकि इन्हें लूट करनी थी, ये कांग्रेस का आरोप है। क्या वाकई में कि शंकराचार्यों को इसलिए नहीं रखा गया, इसीलिए आधा अधूरे मंदिर का शिलान्यास करा दिया गया, शुरुआत कराई गई थी? बताइए, छत पे पताका भी नहीं लहराई थी। इसके बिना मंदिर का निर्माण पूरा हो नहीं सकता। आधे अधूरे काम का केवल इसलिए क्योंकि चुनाव है, चुनाव कराना है, और अब ये हालत हो रही है। आपको क्या लगता है मलिक साहब, अगर यही परिस्थितियां रहीं तो इन परिस्थितियों में बीजेपी को क्या चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है? संजय जी देखिए, अब बीजेपी ये मान के चल रही है, ये गन्ना हम और आप कर रहे हैं, बीजेपी ये मान के चल रही है कि अब उनको लोगों की जरूरत नहीं है। उनके पास नया पैटर्न आ गया है, बंगाल पैटर्न, वो शायद उससे जीत लेंगे। और उनके पास क्रांतिकारी ज्ञानेश गुप्ता जी हैं जो ज्ञानादेश देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जनता के मामले पे घबराते नहीं है कि जनता आपसे विरुद्ध हो जाएगी या जनता आपसे नाराज हो जाएगी, तो उससे वो बहुत ज्यादा घबराते नहीं है, इसलिए शायद वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अब इसमें दो बातें आती हैं, जैसा कि आपने कहा सुरेंद्र सिंह राजपूत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने भी सुनी है। उसमें जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं वो सारे मुद्दे बिल्कुल सही हैं और वो मुद्दे पहले आ चुके हैं। जो राजस्थान के व्यापारी हैं, जिनका खनन का काम है, जिनका पत्थर कटाई का, तराशी का काम है, उन्होंने कहा था, देखिए सबकी आस्था होती है संजय जी, जो जिस चीज का एक्सपर्ट होता है, हम पत्रकार हैं, अगर हम कहें को पत्रकारिता का कुछ काम मंदिर में करना हो तो हम फ्री करेंगे। हम तो यही आदमी है, को डॉक्टर होगा कहेगा भाई मैं 1 घंटा फ्री सेवा दूंगा मंदिर में, तो आस्था है हमारी। तो उसने ये कहा कि जी देखिए ऐसा है कि मैं बहुत सस्ते में, जितनी मुझे कॉस्ट आती है पत्थर को काटने में, तराशने में, क्योंकि मंदिर में जाएगा, मैं इस रेट में ही मंदिर को पत्थर दे दूंगा। लेकिन उसको मना कर दिया गया। क्यों मना कर दिया गया? क्योंकि वहां तो 40% कमीशन चाहिए था ना। अब 40% कमीशन चाहिए, लूट चाहिए, तो ये तो लूट होने नहीं देगा। जो खुद नहीं ले रहा है, खुद नहीं अपना पैसा ले रहा है, अपना लाभ नहीं ले रहा है, अपना फायदा नहीं ले रहा है, तो आपको कहां से देगा? तो इसलिए इससे तो कोई फायदा है नहीं, तो इसलिए इससे नहीं लिया गया और इससे कई गुना ज्यादा कीमत पे दूसरे लोगों से पत्थर लिया गया। एलएनटी कह रहा हम 1 रुपए में बना देंगे, तो भाई अगर 1 रुपए में बना देंगे तो हमारी जेब में तो कुछ नहीं आएगा ना। तो इसलिए हमें अब आप ये बताइए, जिस तरह से आपने गार्ड लगा रखे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि मेरी गार्ड की एजेंसी है, हम मंदिर में फ्री गार्ड लगा देंगे। ये कह रहे हैं हमें लगाने ही नहीं आपके, हम तो फलानी कंपनी से लगवाएंगे, 40 गार्ड लगाएंगे और बिल भेजेंगे 140 का, तभी तो हमें देगा अगला। भाई अगला यहां से पैसे लेगा तो हमें देगा, और नहीं लेगा तो कहां से देगा? ये अभिषेक उपाध्याय ने और बाकी लोगों ने पूरा बड़ा इंटरव्यू उन व्यापारी का चलाया था, उसमें सारी बात खुल के आ गई है।
और उन सवालों के जवाब अभी तक मिले नहीं है। संजय जी, बड़ी हैरानी की बात है, जहां मंदिर में बात कर रहे हैं कि 2400 करोड़ के लगभग जो है बनाने में लगा, 400 करोड़ लगभग उसके जो है चलाने में लग रहा है, उसके नियंत्रण करने में लग रहा है, तो 2800 करोड़ रुपया जहां खर्च हुआ है मंदिर में, वहां ऐसा ढंग का सीसीटीवी नहीं है हमारे पास जो 6 महीने की साल भर की रिकॉर्डिंग रखता हो। मात्र 40 दिन 39 दिन की रिकॉर्डिंग मिल रही है, और उसमें ये रिकॉर्डिंग मिल रही है कि जो ये टिन्नू और वो दूसरे मिश्रा फलाने छोटे मोटे जो चोरी चकारी दिख रही है, उसमें बाकी चीजें नजर नहीं आ रही। तो ये क्या बात गले उतरती है कि आप इतना हाई टेक्नोलॉजी मंदिर बनाते हो, आधुनिक जमाना है, और आज आपके सीसीटीवी में 40 दिन से ज्यादा फुटेज नहीं आ रही है। ये आपको बात हजम होती है? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और आज तो एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि जो एनआई जो वहां पे एसआईटी बनी है, उसके जो चीफ है, उनके ऊपर ही आपराधिक मामला चल रहा है, उनके ऊपर ही बेईमानी का मामला चल रहा है जब वो मेरठ में थे। तो जो व्यक्ति खुद कहीं दबा हुआ हो किसी जांच में है, वो कैसे दूध का दूध और पानी का पानी करेगा? तो ये तो दाल काली नहीं है, ये तो दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। आप जहां भी देखते हैं, जहां से भी जरा सा आप जो है किसी कमरे में या किसी बिल्डिंग में जहां जरा सा हाथ मार के देखते हैं, वहीं पूरा पत्थर नीचे गिर जा रहा है, सब दीवार खोखली है। ये हाल हो गया है। आप कहीं भी कुछ भी जरा सी जांच करके देखेंगे, वहीं चोरी चकारी डकैती निकल रही है। और वो डकैती चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो। आप देख रहे हैं ना, हाईवे पे आज लगातार फोटो आपको आ रही है अलग अलग हाईवे से। आपके मुंबई से भी आई है। मुंबई में पुल के साथ किस तरह से एक धराशायी हो गया है जरा सी बारिश में। कोई इतनी भारी बारिश नहीं हुई है कि आज तक कोई ऐसी बारिश नहीं हुई। इससे ज्यादा ज्यादा बारिश हुई है। और हैरानी तब होती है कि जो 80 साल पहले, 100 साल पहले अंग्रेज निर्माण करके चले गए, वो निर्माण सीना ताने खड़े हैं अभी भी। और हमारे जो साल भर पहले बने, 2 साल बने, वो धराशायी हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? इस पे कौन विचार करेगा? ये बहुत सारी चीजें हैं संजय जी, जिससे सरकार के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन सरकार को कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जिन धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर सारा मामला चल रहा था, ये हो रहा था कि भाई इनका इस्तीफा दिलाया जाए, नीट की परीक्षा होगी, फलाना होगी, खत्म हो गया मुद्दा, कोई नहीं जान रहा। धीरे धीरे एक नया मुद्दा आ जाएगा, अभी पार्लियामेंट के आसपास मंदिर मुद्दा भी दब जाएगा। कौन रोज चर्चा करे? तो इसलिए ये जानते हैं कि इतना पका दो चीजों को कि सामने वाले थक जाए कर। अब वो जो लड़के जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं कॉकरोच पार्टी के, वहां पे ये कर दिया है कि भैया आप तिरपाल नहीं ले जा सकते, आप गद्दे नहीं ले जा सकते। आप देखिए 24 घंटे से बारिश दिल्ली में चल रही है, कि आप ये कुछ नहीं लेके जा सकते वहां पे। उनका पानी रोक दे रहे हैं, मजबूरन उनको वहां से भागना पड़ता है, किसी को पानी पीने, किसी को खाना खाने। फिर उनके लोग जाते हैं, वो कहते देखिए खाली हो गया, कॉकरोच भाग गए, कॉकरोच भाग गए। ये प्रोपगेंडा भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं, क्योंकि ये सीधी लड़ाई तो जीत नहीं सकते, इसलिए इनके छद्म युद्ध अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं। तो इसलिए दूसरा अंत में आपने जो पूछा था सवाल महंगाई का, महंगाई, भयंकर महंगाई देश में चल रही है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें लोग परेशान ना हो, लेकिन लोग ये है कि करें क्या? कोई सवाल का जवाब दे नहीं रहा, आरटीआई का जवाब दे नहीं रहा, किसी से सवाल पूछो कुछ है नहीं, विधायक से सवाल पूछो जय श्री राम बोल रहा है, मंत्री जी से बोलो वो जय हनुमान बोल रहा है। आजकल तो हनुमान जी को ही नचा दे रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये तो भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम लो, मस्त रहो। देखिए आपको 5 किलो राशन आपको भी शुरू हो जाएगा अभी, क्योंकि मध्यम वर्ग को मिल नहीं रहा है 5 किलो। कह रहे हैं आप चिंता ना करो, 5 किलो राशन की व्यवस्था आपकी भी करा दे रहे हैं। अरे आप क्या कराओगे? जब हम गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन आप अभी तक दावा कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, और अभी जो बाकी लोग उस दायरे में आने वाले हैं, तो फिर कितने? ये तो फिर 140 के लगभग 130 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे। तो सारे ही 5 किलो राशन पे जिंदा रहेंगे क्या? और प्रधानमंत्री 6,000 रुपए किसानों को तो दे रहे हैं, तो बाकी जो हमारे भाई बंद किसान है उनको 6 रुपए मिल रहे हैं, 6,000 रुपए मिल रहे हैं, और बाकी को 5 किलो राशन मिल रहा। तो बम बम चल रहा। और जरूरत क्या है बाकी चीजों की? बाकी चीजों की तो जरूरत है नहीं। जी असल में मलिक साहब, सरकार बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में है कि जब भी विपक्ष की सरकार या तो बनने नहीं देंगे, बनी तो हम तोड़ लेंगे। एसआईआर है ये, ज्ञानेश कुमार की गंगा है ये। बंगाल में जो उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी के साथ सलूक किया,
वो तो हाई कोर्ट ने थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर दिया, वरना पार्टी खाने खाने को, दाने दाने को मोहताज हो जाती। क्या देश की जनमानस को ये नजर आ रहा है कि किस तरह ये चुनी हुई सरकारों को तोड़ने हैं, सांसदों को तोड़ने हैं, जिन आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं उनको अपने संग शामिल कर लेते हैं। ये भ्रष्टाचार की जो गंगा बनते जा रहे हैं, इस गंगा का कभी तो अंत होगा। इनको ये लगता नहीं है कि जनमानस कभी तो नाराज होगा, कभी तो रिएक्ट करेगा। ये निश्चित होकर बैठ गए कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। देखिए संजय जी, ये निश्चित बैठे हुए हैं, इनको पता है कि हमारा कोई बिगड़ने वाला नहीं है। उसका कारण ये है कि जनता जागरूक नहीं है और विपक्षी दल अभी भी एक सुर में नहीं बोल रहे हैं। अगर आप विपक्षी दलों का आकलन करेंगे, अभी भी वो अपनी तूती अलग अलग बजा रहे हैं। जब तक विपक्ष एक साथ नहीं आएगा और विपक्ष सड़कों पर नहीं उतरेगा, तब तक कुछ नहीं होगा, और ये इस बात को भली भांति जानते हैं। अब आप देखिए, जो हमारे सामने दिखाई दे रही है चीजें, जो चंद महीनों में होने वाली है, जिसपे सबकी नजर है, वो उत्तर प्रदेश है। देश का सबसे बड़ा राज्य है राजनीति के हिसाब से। अब वहां पे क्या है कि गठबंधन है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का। क्या आप दावे से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने? मुझे तो थोड़ा संशय है संजय जी, मुझे तो डाउट है, क्योंकि कांग्रेस का जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई हम तो 50% सीटें मांगेंगे अखिलेश यादव से। अगर आप 50% मांगेंगे तो जाहिर सी बात है अखिलेश इस पर राजी नहीं होंगे, और राजी नहीं होंगे तो कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी। क्योंकि वो जताता है कि जिस प्रकार से इमरान मसूद मुसलमानों से बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, तो वो ये दिखाते हैं कि आज की डेट में कांग्रेस अपनी अलग तैयारी कर रही है। जिस प्रकार से अभी जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, गौतम साहब कांग्रेस में आए हैं, उनको दलित समाज के नेता हैं और वो मायावती से मिलने पहुंचे, उनका हालचाल लेके एक जिस तरह से एक शुरुआत की है कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पिछले राज्यों में जो व्यवहार कांग्रेस का रहा है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, जिस प्रकार का रहा है, इसी प्रकार से व्यवहार उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस करती है, तो कांग्रेस ये चाह रही है कि भाई अगर स्थानीय दल खत्म होगा तो अभी नहीं तो अगली बार हमारा नंबर आ सकता है, और भाजपा की सरकार बनती है तो हम भाजपा से लड़के जीत सकते हैं। उसका उदाहरण चाहे आप हिमाचल ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, या कोई दूसरा राज्य ले लीजिए। तो मुझे लगता है कि इंटरनली कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस तरह की तैयारी कर रही है, और इसीलिए विपक्ष सारा इकट्ठा नहीं हो रहा है। विपक्ष इकट्ठा नहीं हो रहा है तो उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आज देखिए संजय जी, इतना बड़ा मामला हो गया राम मंदिर का, विपक्ष क्यों नहीं आ रहा है सड़क पे इसके खिलाफ? विपक्ष क्यों नहीं इसको मुद्दा बना ले रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष भी दबा हुआ है। वो भी नहीं चाहता है कि हम हिंदुत्व के मामले में उतर जाए, कहीं हमारा मुसलमान वोटर, हमारा दलित वोटर ना हमसे छिटक जाए, वो इसलिए साइलेंट है। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिसमें अपने निजी स्वार्थ में विपक्ष के अलग अलग लोग अलग अलग एजेंडों पे फंसे हुए हैं, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास आपको पता ही है, तमाम तोता मैना, हीरा मोती, ज्ञानेश, वो सब है ही, तो वो टूल काम करते हैं। इस बार जो हमें थोड़ा सा डाउट दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और जिस प्रकार से आरएसएस में दूरियां बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से दिल्ली लखनऊ खुलेआम जो चीजें सामने आने लगी हैं, उससे थोड़ा नुकसान मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा संजय जी, मुझे कोई दूसरा नुकसान सियासी तौर पर नजर नहीं आ रहा है कि कोई बाहरी व्यक्ति भाजपा का नुकसान कर सकता है। भाजपा को अगर नुकसान होगा वो अंदर से ही होगा। आज आप इसको ये कह सकते हैं कि लखनऊ की और जो दिल्ली की लड़ाई होगी और ट्रायंगल बनेगा गोरखपुर का, उससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कोई बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा मुझे नहीं लगता। और मैं तो पैटर्न भी सोच के बैठा हूं कि हो सकता है बिहार के पैटर्न पे यूपी में चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य करा लें, क्योंकि योगी जी के फेस पे चुनाव लड़ा जाए और बाद में पता चला योगी जी को ही कोशिश करो चुनाव हरा दो, और 180 के लगभग जो है भाजपा की आ जाए, और बाबा को कहो आप खुद भी हार गए, पार्टी भी हरा दी, अब आप हटिए, और फिर जो बाकी के जो है जयंत चौधरी फलाने राजभर सबके तोड़ ताड़ के 250 एमएलए करो और अपने किसी चिंपू को बिठा दो। आप बिठाया ना आपने, बिहार में बिठाया आपने,
राजस्थान में बिठाया है, बाकी जगहों में बिठाया है, तो क्या इस पैटर्न पे भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काम कर सकता है? कौन रोकेगा? और बाबा का जो क्लेम है वो क्लेम करते रहे। आप बताइए कि बिहार में तो नीतीश कुमार को वोट दिया था लोगों ने, सम्राट चौधरी को तो नहीं दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री तो सम्राट चौधरी हैं। तो फिर अगर ए.के. शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के, तो कौन रोकेगा? और जो मुख्यमंत्री को काम करने जाएगा वो तो एक ही नाम है उनका, तो आपको पता ही है, जय श्री राम। तो जैसे वो जय श्री राम बोलेंगे, आप कहेंगे वहां तो राम के मंदिर में चोरी हो गई, तो बोला फिर बोलो जय श्री राम। तो इससे बढ़िया क्या है? जनता को भी यही चाहिए, जनता को भी इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जी बिल्कुल यही हालात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने समय दिया। ये थे के.पी. मलिक जी, और उन्होंने भारत की राजनीति और सारी परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। वास्तव में देश के हालात ऐसे ही होते जा रहे हैं, हर दिन स्थितियां बदल रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, नए नए एक्सप्रेसवे टूटते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। कहावत तो याद होगी, जब रोम जल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहा था। अब देश का सिस्टम ऐसा हो गया है कि हर नीरो को बांसुरी बजा रहे हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। राम मंदिर में चंदा चोरी हो गई और कोई बात करने को तैयार नहीं है, सब चंदा चोरों को बचाने में जुटे हैं। आप क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा जरूर, आपकी राय मेरे लिए बड़ा महत्व रखती है। शुक्रिया, थैंक यू।